morning and a very warm welcome to News Edge with Fariha Idris। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक बार फिर क्रिकेट खेलने के बजाय करोड़ों शायकीन के दिलों से खेल गई। कल रवायती हरीफ भारत से खेल में पाकिस्तानी टीम बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग यानी तीनों शोबों में बुरी तरह ही नाकाम हो गई। ये बात दुरुस्त है कि इस बार जिस तरह से टीम का इंतखाब हुआ था तो शायद हम सबको ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। हमारे ही प्रोग्राम में डिस्कस होता रहा टीम के अंदर क्या क्या ख़राबी है, लेकिन उसके बावजूद हमें ये उम्मीद ज़रूर थी कि हमारे खिलाड़ी दिल से कोशिश ज़रूर करेंगे और बेहतर मुकाबला करेंगे। हारेंगे भी तो कुछ हम कह सकते हैं कि मोहब्बत से या इज़्ज़त से हारेंगे। बदकिस्मती हुई कि खिलाड़ियों ने रवायती सुस्त रफ्तारी से बैटिंग की और जब बॉलिंग की बारी आई तो बॉलर्स ने दिल खोलकर रन्स दिए और भारत की मदद की। टीम में मौजूद वाहिद स्पिनर ने भारतीय बल्लेबाजों का रास्ता रोकने की थोड़ी सी कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाफ़ी ही रही। पाकिस्तानी बल्लेबाज भारत की एक बॉलिंग अटैक के सामने हमें नज़र ही आया जैसे वो कोई रेत की दीवार हो, कोई उनके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म था ही नहीं। ये वो टीम थी जिस स्क्वाड का सबसे अहम जो बॉलर था वो भी इंजरी की वजह से अभी टीम से बाहर था। अगर वो होते तो फिर क्या होना था। टीम की शिकस्त के बाद कैप्टन मोहम्मद रिजवान को एक्चुअली इस शिकस्त पर कम से कम कौम के जो दुख है उसका एहसास ज़रूर करना चाहिए था। माफ़ी नहीं मांगते तो कम से कम शर्मिंदगी ज़रूर दिखानी चाहिए थी, मगर उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। रिजवान साहब जो इंसान है वो तो बिलियंस की तादाद में पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन जो क्रिकेट खेलने आता है उसको क्रिकेटर होना ज़रूरी है, उसके अंदर वो एबिलिटी होना ज़रूरी है। वो ये कह देना कि हम तो इंसान हैं, भाई आप नॉर्मल लोगों की तरह नहीं हैं, वी एक्सपेक्ट मोर फ्राम यू। लेकिन हुई साबिक क्रिकेटर्स ने कौमी टीम की शर्मनाक कारकर्दगी पर तबसरों में बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि टीम को के अंदर ग्रुपिंग है, अजारादारी है, सिफारशी कल्चर है और बहुत सारे मसाइल हैं। ज़रा देखिए, क्रिकेटर्स ने ही नहीं टीम की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम, चाहे पाकिस्तान में हो पाकिस्तान से बाहर हो, वो गमज़दा हैं। लोगों ने टिकट्स खरीदे, महंगे टिकट्स लेके दुबई स्टेडियम गए, लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी जो उस किस्म का जोश जज्बा नहीं था, क्योंकि टीम की जो मामलात रहे हैं उससे लोग आगाह थे। लेकिन उसके बावजूद जो लोग गए और फिर उन्होंने इतनी ज़्यादा तकलीफ भुगती। एक हमारे जानने वाले साहब हैं, उनसे हमने कहा था हमें ज़रा वीडियोज़ वगैरह भेजिएगा वहाँ पे क्या हो रहा है, तो पता चला कि वो बेचारे आधे मैच में इतनी महंगी टिकट खरीद कर आधे मैच में उठ के चले गए थे। वो कहे थे मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा अगर मैं वहाँ बैठा रहूँगा। क्या कह रहे थे लोग, ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं ये लोग जो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के प्लेयर से। वो कह रहे हैं हम चीखें मार मार के थक गए क्योंकि लोग कम थे पाकिस्तान के। जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तानी लोग पहले ही फोर्सी कर रहे थे कि होगा क्या, क्योंकि कारकर्दगी ऐसी है। वो कह रहे हैं द डे क्रिकेट डाइड, यानी क्रिकेट मर गई पाकिस्तान से। द डे फैंस गिव अप, ये कोई छोटा दिन नहीं है कि हम इसके ऊपर लाइट से तबसरे करके भूल जाएँ। इट्स अ ह्यूज सेटबैक। प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी स्टेडियम लाहौर की इफ्तिताई तकरीब में खिताब किया था और कौमी टीम से बड़ी पॉजिटिव तवक्कुआत की उम्मीद का इजहार किया था। जो उम्मीदें थी प्राइम मिनिस्टर की, उन पर कैसे हमारी टीम ने उनको पूरा किया वो भी देखिए। जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। आजम साहब आपसे बड़ी तवक्कुआत कहाँ है आजम, और रिजवान साहब कहाँ हैं, आपसे बड़ी तो है इंशाल्लाह। अफरीदी साहब आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे और विकेटों के अंबार लगा दें आप। कौमी क्रिकेट टीम की नाक़िस कारकर्दगी और शिकस्त पर अब चंद सवालात उठ रहे हैं। लेट्स हैव अ लुक। सवाल ये है कि क्या मोहम्मद रिजवान की बतौर खिलाड़ी और कप्तान टीम में जगह बनती है? क्या बाबर आजम वक्त गुजरने के साथ साथ अब चला हुआ कारतूस साबित हो रहे हैं? जैसे कि एक फैन ने कहा कि आप प्लीज़ आप वापस चले जाएं। क्या हमारे फास्ट बॉलर्स वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में बॉलिंग करवाने के काबिल भी हैं या नहीं हैं? पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग में कैच छोड़ने की पुरानी आदत कभी ख़त्म होगी भी या नहीं होगी? बचपन से देख रहे हैं हम। क्या क्रिकेटर्स जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट हैं या सिर्फ पुराने रिकॉर्ड्स देखकर क्रिकेटर्स का इंतखाब किया जा रहा है? क्या मेरिट से हटकर सफाती खिलाड़ियों का इंतखाब टीम की शिकस्त का वजह बना? क्या ओपनर्स और स्पिनर्स को टीम में शामिल ना करने की शर्मनाक कारकर्दगी की बुनियाद टीम मुंतखब करते वक्त ही रख दी गई थी, यानी पहले डिसाइड कर लिया था कि हराना है इस टीम को? सिलेक्शन कमेटी मीडिया पर नाक़िस टीम मुंतखब करने पर होने वाली तनकीद के बावजूद टीम तब्दील करने पर रजामंद क्यों ना हुई? ऐसी कौन सी ईगो आड़े आ गई थी? क्या सिलेक्शन कमेटी इंतहाई नाक़िस टीम मुंतखब करने पर अब इस्तीफ़ा देगी? क्या चेयरमैन पीसीबी भी नए स्टेडियम्स की तामीर के बाद अब टीम को भी दोबारा तामीर करने के ऊपर तवज्जो देंगे? बहुत सारे सवालात हैं, जवाबात शायद बड़ी मुश्किल से मिले, लेकिन देयर आर आंसर्स। विल होनी चाहिए क्रिकेट को ठीक करने के लिए। सलमान भट्ट साहब एंड मिर्ज़ा इकबाल बेग, थैंक यू बोथ ऑफ यू जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आई स्टार्ट विद यू सलमान भट्ट। सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई, यानी हम होस्ट थे और हम ही आउट हो गए। क्या पाकिस्तान में भी अब हम समझें कि जैसे कि फ़ैन कह रहा था कि क्रिकेट इज़ डाइंग, जैसे हॉकी मर गई थी तो अब क्रिकेट भी मर जाएगी?
देखिए, खुदा न खास्ता ऐसी तो कोई बात नहीं है कि कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यह है कि पाथवेज में जाके आपको एज ग्रुप्स में जाके वहां से रेजरेक्शन का काम करना है अगर आप लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहते हैं। और अगर आप कॉस्मेटिक सोल्यूशन चाहते हैं तो अभी कोई और टूर आ जाएगा, कोई बायलैटरल आ जाएगी, उसमें आपकी थोड़ी सी टीम अच्छी खेलेगी, कंपोजिशन बेहतर होगी, प्रेशर कम होगा, तो आप समझेंगे सब ठीक हो गया। अगर आप लॉन्ग टर्म इसको ठीक करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड स्टेज के ऊपर ट्रॉफियां उठाए, आईसीसी इवेंट्स में जीते, तो फिर उसके लिए आपको अपना थिंक टैंक कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा और आपको पाथवेज में काम करना पड़ेगा ताकि इस स्टेज पे पहुंच के ऐसा ना लगे कि आपके लड़कों को यही नहीं पता कि इस मैच में इस वक्त करना क्या है। ये जो डिल्यूजन है, मखमसा है कि हम पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा टाकरा है, बराबर की टीम्स हैं, ये कभी आप समझ सकते हैं इन द रीसेंट इयर्स कि ये कोई मुकाबला भी है, ये कोई बराबर की मुकाबला होता है? नहीं, कतई नहीं कहा जा सकता बराबर की टीम्स, और बहुत फर्क पड़ चुका है। और उन्होंने अपने प्लेयर्स को डेवलप किया फुली थ्रू प्रॉपर प्रोग्राम्स, चाहे वो अकेडमीज के हों, चाहे वो ए टीम का टूर हो, अंडर 19 का टूर हो। उनकी तो वुमेन्स भी 2 दफा अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीत गई हैं। उनके लड़के हर दूसरा तीसरा वर्ल्ड कप इंडिया जीतता है जो कि अंडर 19 का होता है, क्योंकि वहां पर एज ग्रुप के साथ जो काम होता है, स्कूल क्रिकेट जो है वो 3 दिन की होती है। हमारे तो स्कूलों में स्पोर्ट ही नहीं है, किसी के पास ग्राउंड ही नहीं है, और जो स्कूल क्रिकेट होती है वो एक स्पोर्ट्स डे की मानिंग छोटे छोटे टेनिस बॉल के मैच करा के फारिग कर देते हैं। जो पीसीबी कराता है वो साल में एक टूर्नामेंट होता है, जबकि इंडिया में तो पूरा साल ये चीज चलती है। और अंडर 16 के भी 3 डे टूर्नामेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ कोई 3 डे क्रिकेट नहीं है बच्चों की। अंडर 19 में जाके पहली 3 डे होती है, और इंडिया में यह है कि अंडर 19 तक वो बच्चों को T20 क्रिकेट खेलने ही नहीं देते, क्योंकि टेक्निक की डेवलपमेंट नहीं होती अगर आप T20 क्रिकेट खेलेंगे तो। मिर्जा इकबाल बेग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई विश कि हम कह सकते हैं कि आपका जो तज्जिया था इस टीम के बारे में वो गलत साबित होता, मगर आपने जिन खदशात का इजहार किया था वो वैसे ही सही हो गए। दिफाई चैंपियन मेज़बान टीम सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से अब आउट हो चुकी है। इस शानदार या कह ले नाकस कारकर्दगी पर आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? हु इज रिस्पॉन्सिबल? देखिए फरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अलमिया है पाकिस्तान का कि गुज़िश्ता 3 मेजर टूर्नामेंट में 2023 के वर्ल्ड कप में हम इंडिया से हारे, 2024 के T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से हारे, और कल हम इंडिया से हारे। तो इसकी बुनियादी वजह ये है कि हेल्म ऑफ अफेयर्स पर प्रॉपर तरीके से क्रिकेट को नहीं चलाया जा रहा। जो लोग चेयरमैन साहब को मशवरे दे रहे हैं वो सिर्फ अपने मफाद को मद्देनजर रखकर मशवरे दे रहे हैं। हालांकि एक स्टेटमेंट आया था पीसीबी के चेयरमैन का कि मैंने सिलेक्शन कमेटी को कहा नजर सानी करें, लेकिन इतने स्टबन थे वो लोग कि नजर सानी तो दूर की बात, उन्होंने कहा कि एक स्पिनर और एक ओपनर के साथ हम जाएंगे, और नतीजा सबने देख लिया। इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में जैसे पिछले साल चेयरमैन साहब ने कहा था सर्जरी की जरूरत है, कल आप देखें बच्चे रो रहे थे कि इंडिया के खिलाफ फाइट करके हारे ना। ये कौन लोग हैं जो मशवरे दे रहे हैं, ये भी जरूर इस पे हम गौर करेंगे। लेकिन कल के पूरे मैच पे आपको किसी मौके पे लगा कि पाकिस्तान इज एक्चुअली मेकिंग एन एफर्ट, ये तकलीफ में है कि हम कहीं हार ना जाएं, लेट्स डू इट ऑल, एक जो टीम वर्क स्पिरिट, कहीं आपको लगा कि हम कहीं स्ट्रांग हुए मैच में? देखिए फरिया, ये सब अपने लिए इंडिविजुअली खेल रहे हैं। 46 कर लिए बस मैं टीम में पक्का हो गया, 50 कर लिए पक्का हो गया। आप विराट कोहली की एग्जांपल देखें ना, हमारा किंग कहाँ गया? असल किंग तो विराट कोहली है जो अपनी टीम को लेकर गया। हम 25-30 करके कहते हैं कि हमारी टीम में जगह पक्की है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि ऐसे खिलाड़ियों को निकाल बाहर किया जाए जो अपने लिए खेल रहे, मुल्क के लिए खेल रहे। और सर्जरी की जो मैंने बात की कि आप सिलेक्शन कमेटी को देख लेना कि आपकी सिलेक्शन कमेटी ने क्या सेलेक्ट की। आप कप्तान को देख लें, आप कप्तान अपने मनपसंद लोगों से पसे पर ट्वीट करवा रहे हैं कि जनाब उनकी मर्जी की टीम नहीं थी। अगर आपकी मर्जी की टीम नहीं थी उस वक्त जाने से पहले ही आप कह देते कि जनाब मैं कप्तानी नहीं करूंगा, मैं एज अ प्लेयर खेलूंगा। यहाँ सबके मफादात वाबस्ता है फरिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं तो इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, जो सुर्खी होती है भारतीय मीडिया के सामने, जिस तरीके से लोग बातें करते हैं उससे तो दुखी होता है। तो अब अगर अब भी नहीं ऑपरेशन हुआ तो कब होगा? पहले इन्होंने कहा था सर्जरी हो रही है तो हसन अली ने मजाक उड़ाया था कि सर्जिकल इक्विपमेंट नहीं आए। अब तो भाई अब तो टीम की परफॉर्मेंस देख लें आप, दोनों मैच आप हार गए न्यूजीलैंड से और इंडिया से। अब भी नहीं, अगर हम आंखें खोलेंगे तो कब खोलेंगे? राइट सलमान बट अभी जिक्र हुआ है कोहली का, वो आउट ऑफ फॉर्म थे, पाकिस्तान के खिलाफ खेलकर वो फॉर्म में आ गए, सेंचुरी बना ली उन्होंने। और दूसरी तरफ हमारे डरे में प्लेयर्स, ये टीम वर्क स्पिरिट, अगेन आपसे भी यही सवाल है कि हमें इतना डर क्यों लग रहा था भारत से? देखिए प्रेशर होता है ना, जब आपको अपनी
कह लीजिए कि अपनी शॉर्ट कमिंग्स का आइडिया हो और आप जानकर या कह लीजिए कि आपका बस में चलता हो कि आप वो चीजें ठीक कर लें या आप उस सिस्टम का हिस्सा हो जो सही चीजें ब्रीड नहीं कर रहा, बिकॉज वहाँ पे कॉम्पिटेंस की कमी है। तो आपके सामने होती हैं चीजें, आप अपने ओपोनेंट को देखते हैं, यू नो वेयर यू स्टैंड एंड वेयर ही इज, तो नेचुरली फिर कॉन्फिडेंस लेवल्स में कमी आती है। बेग साहब, दुबई से हमें खबरें मिली, लोग मुंह छुपा रहे थे, रो रहे थे। पहले वो बता रहे हैं कि जो इंडियन फैंस हैं वो किस तरीके से उनका मजाक उड़ाएं, राइटली सो, जिस तरह का खेला है तो फिर लोग यही करेंगे। तो ये एक सर्जरी के अलावा मुझे तो लगता है ये पूरा स्ट्रक्चर तब्दील करना होगा, क्योंकि ये पहली बार भी नहीं है और आखिरी बार भी नहीं है। देखिए, एक तो तब्दीली सिलेक्शन कमेटी की होनी चाहिए। दूसरे, अगर कप्तान साहब की आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि जनाब अगर हम 280 करते जीत जाते, साइम अयूब नहीं था। भाई, एक प्लेयर पर थोड़ी टीम डिपेंड करती है। ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें, पैट कमिंस नहीं आया, जॉश हैजलवुड नहीं आया, उसके अलावा मिचेल स्टार्क नहीं आया, फिर उनके 2 खिलाड़ी और भी नहीं आए। एक ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, मार्कोस स्टोइनिस ने। मिचेल मार्श अनफिट हो गया, उन्होंने इंग्लैंड को हराया ना 350 करके। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक ही प्लेयर पे आप डिपेंड कर रहे हैं? कहा तो आप उसको बाहर करने की बातें कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम तब्दील होना चाहिए, मेरिट प्रिवेल होनी चाहिए। फरिया, जब तक मेरिट प्रिवेल नहीं होगी, पाकिस्तान क्रिकेट में इसी तरीके से होगा। एक साबिक कप्तान के अगर मेरिट के बाद क्विकली ये भी बता दें, आपने कहा कि साबिक कप्तान के बेटे हैं, कोई सन है, कोई सन इन लॉ है, ये जो ग्रुपिंग है इसको कैसे खत्म करेंगे? देखिए, बाहर करें। जो अगर कोई प्लेयर जो है पाकिस्तान से बड़ा नहीं है, पाकिस्तानी टीम से बड़ा नहीं है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको बाहर करें। जब तक आप बाहर नहीं करेंगे, उनको पता है कि हमने 30-35 कर लिए, 2-1-2 विकेटें लेनी, हमें कोई, क्योंकि इनके पास बैकअप में नहीं है ना टैलेंट। आप देखें, साइम अयूब अनफिट हो गया, आपके पास कोई उसका रिप्लेसमेंट ही नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी। अब रिजवान साहब ने खुशदिल शाह पर बड़ा ट्रस्ट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहते थे खुशदिल शाह जो है ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उन्होंने क्या किया? कोई उनसे पूछे? और वो जाकर के, क्योंकि ये गठजोड़ है रिजवान और बाबर आजम का, वो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कौन करेगा, सवाल हुआ कि इनिंग्स ओपन कौन करेगा, उन्होंने कहा किंग कर लेगा। किंग तो भाई कल नजर आया है विराट कोहली की सूरत में, जिसने अपनी टीम को जितवाया। ये खुद ही से किंग कहना, खुद ही से एक दूसरे की तारीफें करना, खुद ही से बताना ये ऑलराउंडर है। मेरे ख्याल से इस पे पाबंदी लग जानी चाहिए, परफॉर्मेंस पे बताया करें कि हमें क्या करें। तो सलमान भट्ट साहब, आपके ख्याल में इस टीम में क्या तब्दीलियां हो सकती हैं? और ये जो बात की अभी बेग साहब ने कि किसी एक ही पर इंहिसार करना, एज ए टीम क्यों नहीं खेलते? देखिए, टीम की सिलेक्शन तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत के आई, साउथ अफ्रीका में जीत के आई, उस टीम में आपने 5 तब्दीलियां कर दी। चले, एक साइम अयूब तो इंजर्ड था, उनकी जगह तो फखर आ गए। बाकी जो आपने 4 प्लेयर सिलेक्ट किए, वो वाले 4 प्लेयर थे जो पिछले 2 सालों में वनडे क्रिकेट से ही बाहर थे। तो आपने अननेसेसरी चेंजेस किए हैं इतने ज्यादा, और लेकर भी आप उनको अंदर आए जिनका कमबैक हो रहा है। जो कमबैक जिन प्लेयर्स का हो रहा होता है, समझ लीजिए कि उन्होंने तो आके अभी अपने आप को प्रूव करना होता है, उन्होंने अपनी जगह पक्की करनी है, बजाय कि वो इस तरह से खेले कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में आईसीसी के एक बड़े इवेंट को जीतना है। तो माइंडसेट का बड़ा डिफरेंस होता है। अगर वो लड़के आपके प्लान का हिस्सा थे तो वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में क्यों नहीं थे, वो इस बड़ी ट्रॉफी में अचानक कैसे 4 बंदे अंदर आ गए? सो आप खुद कैप्टन रहे हैं, ये जो मोहम्मद रिजवान साहब कह रहे हैं कि मेरी मर्जी की टीम नहीं थी, कितनी से होती है कैप्टन की सिलेक्शन के अंदर? देखिए, जो टीम सिलेक्शन है वो तो ऑब्वियसली कैप्टन के मशवरे से ही होती है। ऐसा नहीं है कि कैप्टन बिल्कुल इसमें अवेयर नहीं किया जाता उसको कि क्या सोच रहे हैं, क्योंकि कैप्टन ने टीम खिलानी होती है, वो लीड कर रहा होता है अंदर, और उसको पता होना चाहिए कि उसकी कंपोजिशन क्या होगी, किन कंडीशंस में उसके मैच हैं, उधर उसे कौन से प्लेयर रिक्वायर्ड है। तो कैप्टन तो इस चीज से कभी भी बाहर नहीं हो सकता। और भट्ट साहब से क्वेश्चन है कि मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को कैसे देखा आपने? देखिए, कैप्टनसी तो ऑन फील्ड होती है, लेकिन टीम सिलेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग। जहां पर आपके सिलेक्टर्स ने पिछली सीरीज को जीतकर सिलेक्शन का क्रेडिट लिया, तो जब ये इतना बड़ा पहले के उनसे मिस जजमेंट हुई है या उन्होंने उनकी सिलेक्शन ठीक साबित नहीं हुई है, उन्होंने 4 ऐसे प्लेयर डाल दिए जो 2 साल में थे ही नहीं, इतने बड़े बैटर, तो ये सवाल का जवाब भी तो उन्होंने देना है कि क्या सोच के उन्होंने किया था, और जो अब इसके रिजल्ट्स आए हैं, सो दे आर रिस्पांसिबल फॉर इट। बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कुछ क्वेश्चंस को उजागर करने की, इस पर मजीद भी बात करेंगे, अभी वक्त खत्म हो रहा है। लेकिन एक मैसेज है टीम के लिए कि गाइस, यू अपने बहुत बुरा किया, यू प्लेड रियली बैड। हम एक ब्रेक लेंगे, विल बी बैक।
एंड वेलकम बैक। कराची के एक नौजवान मुस्तफ़ा आमिर का एक बहुत ही ट्रैजिक मर्डर केस है। अब हम ये देख रहे हैं कि हर रोज़ एक नया इंकशाफ इस केस में सामने आ रहा है। इस केस में अब तक मरकजी मुल्ज़िमान समेत कई दीगर अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारूफ अदाकार साजिद हसन साहब के बेटे साहिर हसन को भी मरकजी मुल्ज़िम को मंशियात सप्लाई करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा चुका है। मुस्तफ़ा आमिर रवां बरस के आगाज़ पर 6 जनवरी को कराची के इलाके डिफेंस से लापता हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर की लाश बलूचिस्तान से मिली, जहां उन्हें अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। बलूचिस्तान में जिस इलाके में उनकी झुलसी हुई लाश मिली थी, वहीं पर उनकी गाड़ी भी मिली थी, उसके अंदर ही से उनकी डेड बॉडी मिली थी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कहना था कि 12 जनवरी को बलूचिस्तान के इलाके से एक लाश मिली थी, जो पुलिस की बकौल मुस्तफ़ा आमिर ही की थी। इस केस में जो अब तक हुआ है और जो मामलात, जैसा मैंने कहा कि रोज़ाना अपडेट्स आ रहे हैं, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के घर से मिलने वाली एक राइफ़ल इसराइली साख्ता लगी, ताहम पुलिस हुक्काम का कहना है कि ये राइफ़ल अमरीकी है। अरमगान के घर से 3 हथियार मिले थे, जिसे FSL टेस्ट के लिए भेज दिया गया था। हथियारों की मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। मुल्ज़िम हथियारों का लाइसेंस पेश करने में नाकाम रहे। मुल्ज़िम अरमगान के पास 2 कौमी शनाख्ती कार्ड मिले हैं, जिनमें से एक जाली था। मुल्ज़िम अरमगान के घर से एक लड़की का DNA सैंपल मिला। केस में कई लड़कियों के नाम लिए जा रहे हैं। केस में पहली बार मार्शा शाहिद नामी लड़की का नाम लिया जा रहा था, अब एंजेलिना नामी लड़की का नाम भी लिया जा रहा है। एंजेलिना अरमगान और मुस्तफ़ा अलेजिडली दोनों की दोस्त थी। वाक़े से एक दिन पहले अरमगान ने एंजेलिना को किसी बात पर बहुत मारा और वो ज़ख्मी हो गई। ज़ख्मी होने के बाद एंजेलिना डिफेंस के एक हॉस्पिटल जाती हैं और अलेजिडली मुस्तफ़ा को फ़ोन करके बताती हैं कि अरमगान ने मारा है, और यहीं से सारा झगड़ा शुरू हुआ। जिस कारपेट से पुलिस ने मुस्तफ़ा के DNA के लिए खून का सैंपल लिया, वहाँ से एक अलग खून का सैंपल भी मिला है। अंदाज़ा ये किया जा रहा है कि दूसरा सैंपल एंजेलिना का है, क्योंकि उसे मुस्तफ़ा के कत्ल से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। दूसरी तरफ मरकजी मुल्ज़िम अरमगान के साथी शराज ने भी कुछ बातें की हैं, ज़रा देखिए। मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा वजीह आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। बहुत ज़्यादा कंडोलेंसेस, बहुत ज़्यादा आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। लेकिन इस वक्त जहाँ इन्वेस्टिगेशन जारी है, ये यहाँ पहुँचती भी नहीं अगर आपने आवाज़ ना उठाई होती इस मुश्किल वक्त में। अब जहाँ पर हम देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर है, आर यू सेटिस्फाइड नाउ? जी फ़िलहाल तो थिंग्स आर वर्किंग फाइन। पकड़ा गया है, रिमांड हो रहा है, रिमांड पे दूसरा रिमांड भी जज ने दे दिया है, जिससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जैसे शिराज का जो एक कहना था मुस्तफ़ा अरमगान को वीट बेचता था, वो साहिर ने खुद ही बोल दिया कि साहिर की एक आई क्लिप मैंने कोर्ट की देखी थी कि जी मुस्तफ़ा ना वीट खरीदता था ना बेचता था। क्लियर, मतलब लाइक यू नो दिस रिमांड पे रिमांड इज प्रोग्रेसिव इन माय केस। राइट। ये जो शिराज है, जो अरमगान ने कहा, उन्होंने कहा मैंने उसका साथ दिया, और फिर अभी जो साहिर साहब जिनका आप जिक्र करिए, इन लोगों को आप पहले से जानती थी कि ये फ्रेंड्स हैं, या ये अभी आपको? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं जानती थी। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल नहीं जानती थी। इसको ये चीज़ जो है, ये मैं पहली दफ़ा जब मुस्तफ़ा के लापता होने के बाद बच्चों ने ही मुझे, लड़कियों ने ही बताया कि अरमगान पे हमेशा क्या आंटी, अरमगान ऐसी हरकतें करता है, वो बंदे उठा लेता है। और मुस्तफ़ा से क्योंकि इसकी बहुत टसलबाजी थी, ऑन एंड ऑफ बहुत रिफ्ट्स थी, तो वी हैव, यू शुड चेक ऑन हिम। दिस इज हाउ आई नॉमिनेटेड हिम आल्सो। सो आप अरमगान को तो आपने कहा कि आपको शक था उस पर पहले से ही? बिल्कुल शक था, और 100% था। जो शक इसने जो है मेरा यकीन में खुद ही बदला है। राइट। अब जो सूरत हाल है, इसमें अब ड्रग्स का जो पूरा सर्कल आ गया है, और कहा जा रहा है कि जो साहिर ने दिया स्टेटमेंट, उसमें और बहुत सारे लोग भी शामिल हैं। तो ये बहुत, आपको लग रहा है इन्वेस्टिगेशन फैल जाएगी, पहले अरमगान ने जो किया है उसकी सज़ा हो, या इस पूरे रैकेट को पकड़ा जाए? देखिए जी, मुस्तफ़ा ने जाते जाते एक जो है वो पर्पस ऑफ लाइफ एक्सपोज कर दिया है उसका। मैं ये बात मैं इस तरह से कहूँगी, उसने अरमगान को एक्सपोज किया, उसकी वजह से अरमगान एक्सपोज हुआ, अरमगान की वजह से आगे चीज़ें हो रही हैं। बट मुझे कभी कभी इस चीज़ से डर लगता है कि कहीं
ये बाकी चीज़ें मुस्तफ़ा के कत्ल को ओवरशैडो ना कर दें। ठीक है। और जो इरमा खान ने और ये जो शराज ये जो बातें कर रहे हैं, ये तो हर एक के लिए बहुत ही हैरतनाक हैं। सो डू यू थिंक कि ये दुश्मनी में अंधे थे या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ये इस हद तक गए हैं? जी, मैं ड्रग्स का इन्फ्लुएंस नहीं मानती हूँ। ठीक है, इस तरह के जो लड़के होते हैं, अगर वो ड्रग्स करते हैं तो वो ये नॉर्मल रूटीन में होता है, उनके सिस्टम में होता है। क्योंकि इतना नशे आदमी, इतना नशे का आदमी, ठीक है, 12 बजे जो है वो कहीं गाड़ी लेके जो है बलूचिस्तान पहुंच जाता है। कैसे? इतना नशे वाला आदमी, ठीक है। आपके बाद जो है वो जी, आपको पता है मोबाइल सिग्नल्स चले जाते हैं तो गूगल लोकेशन वगैरह भी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। आपको जो है फिर बस आपको एक ट्रैक पता होता है या रास्ता पता होता है, तो आप अल्लाह तवक्कल चलते जाते हो। अल्लाह तवक्कल करने वाले तो ये लड़के थे ही नहीं। तो इट वाज अ मार्क्ड लोकेशन, दे वर फेमिलियर विद इट। सो मुस्तफ़ा ने कभी आपसे जिक्र किया कि यार मगान सही लड़का नहीं है, या कोई उसने झगड़ा किया हो, कभी आपको ये बात बताई? अनफॉर्चुनेटली अरमगान का नाम मैंने मुस्तफ़ा के मुंह से कभी नहीं सुना। ओके। कभी नहीं सुना। दिस इज वेरी सैड फॉर मी, दिस इज वेरी सैड फॉर मी। सो यू ही नेवर केम टू माय हाउस। शायद उसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि मेरे बच्चे को पता था कि मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा, तो उसने कभी जिक्र भी नहीं किया। और आपको ये फर्स्ट टाइम फिर मुस्तफ़ा के फ्रेंड्स के थ्रू पता चला कि उधर चेक करें? दैट वाज द फर्स्ट टाइम। मुस्तफ़ा के फ्रेंड से तीसरे दिन ही कहा, आंटी ये ऐसा करता है, ही हैज डन विद पीपल बिफोर, ये बहुत वायलेंट है, ये लोगों को मारता है, ये लोगों को गायब करा देता है। ये मतलब लाइक कि आप सोचें कि लड़कियां ऐसे बोल रहे हैं तो इस आदमी की कितनी कॉमन प्रैक्टिस होगी ये। राइट। और जो ये लड़कियों के जिक्र आ रहे हैं बीच में, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? ये जो सोशल मीडिया पे कहानियां हैं या एक्चुअली देयर आर सम गर्ल्स जिन्होंने कुछ आपको भी बताया हो या कोई बात हो? देखिए लड़कियां, मैं सिर्फ इतना, देखिए लड़कियां, अब लड़कियों ने कोई डायरेक्ट मुस्तफ़ा को मारा नहीं है। वो हीट ऑफ मोमेंट में मैंने भी कई चीज़ें बोली हैं, लेकिन वो मैंने इस तरह से बोली हैं कि दे वर अवेयर व्हाट हैपेंड विद मुस्तफ़ा। वन गर्ल आई मेंशन्ड, शी वाज अवेयर, बट और वो मुझे और उसको मैंने तक क्वेश्चनिंग के लिए भी पुलिस को बोला था, बार बार बोला था इसको कुछ पता है, इसको बुला के पूछें, लेकिन पुलिस जो है उसको नहीं बुलाया और वो जो है चली गई। वो बैरून मुल्क चली गई हैं, उनकी बात कर रही हैं आप? जी, अच्छा, हाँ जी। और ये जो आप दूसरी लड़की है, आई एम सॉरी मैं आपको ये करेक्ट करूंगी यहाँ पे, इसका नाम एंजेलिना नहीं है, इसका नाम ओलिविया जुमा है। ओलिविया जो, हाँ जी, ओके। ये मुझे भी अभी पता चला है कि इट वाज़न्ट एंजेलिना, इट वाज सम जुमा, ओलिविया जुमा। मुझे ये जब उस दिन ये हुआ है तो बच्चे बोले जा रहे हैं गलत नाम ले रहे हैं, ये लोग गलत नाम ले रहे हैं, या उसने उसका निकनेम जो है उसका नाम जुमा था और उसने एंजेलिना इसने रखा हुआ था, क्या था, कुछ इस तरह की स्टोरी है। राइट। यू नो सम फ्यू थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर। सो बट इनका भी अगेन यू हैड नेवर हर्ड ऑफ दीस गर्ल्स आल्सो? ये भी आपने अभी सुना इनके बारे में? नहीं, एक लड़की का तो मैं बहुत अच्छी तरह नाम जानती हूँ, बहुत अरसे से, बहुत सालों से जानती हूँ। और जो ये अभी जो एंजेलिना समथिंग करके जो मेंशन हो रहा है, उसको मैंने कभी नहीं जाना, उसका मुझे नहीं पता। राइट। जिसका आपने कहा वो बाहर चली गई, आपको पता था कि उसको ये सारी बात पता है? डिड शी टेल यू कि ये एग्जैक्टली हुआ है? नो, शी डिड नॉट टेल मी, शी टोल्ड समवन एल्स। ओके। और वहां से फिर आपको पता? और वहां से मुझे उन्होंने कहा कि ये देखें, इसको पता है, आप इसे पूछें इसको। तो देखें जी, वो टाइम ऐसा था, वो मरहला ऐसा था जिसमें मेरा क्वेश्चन करना नहीं बनता था, पुलिस का काम बनता था क्वेश्चन करना। बिल्कुल। मेरा काम था पुलिस को सिर्फ बताना कि ये जी, क्योंकि अब इंक्वायरी मेरे पास से मुस्तफ़ा जब लापता हुआ, तो ये अब पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि जो जो चीज़ पे मैं शक करूं उसको रूल आउट करके वो दें। राइट। सो आपके जो फादर हैं मुस्तफ़ा आमिर के, उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी किसी प्रेशर में नहीं आऊँगा। आई एम श्योर आप भी यही चाहती होंगी कि किसी प्रेशर में ना आए, लेकिन ऐसे केसेस में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बड़ा प्रेशर आ जाता है और बहुत लोग प्रेशर में आ भी जाते हैं। कोई आपको प्रेशराइज करने की कोशिश तो नहीं की किसी ने? नहीं जी, किसी ने प्रेशराइज करने की अभी तक कोई कोशिश नहीं की है। और देखें, जिस तरह से मुस्तफ़ा का मर्डर हुआ है, जिस तरह से उसको तकलीफ़ दी है, ये आदमी को निकाल के बाहर आप क्या चाहती हो? मतलब लाइक ये दुनिया क्या चाहती है कि मैं इस तरह का गुनाह कर लूँ
और इस आदमी को बाहर ये आ जाए और ये इसके बाद सोचा है कितना गंदा सीरियल किलर बनेगा। और उनके ज़ाहिर आपने कहा कि मैंने कभी अरमा खान को नहीं देखा था, तो उनकी फैमिली को भी आप बिल्कुल नहीं जानती होंगी, आपने उनको शायद मीडिया पे देखा हो, उनके बयानात सुने हों, क्या कहती हैं आप उस बारे में? आई एम नो वन टू जज एनीवन, ठीक है, जिस तरह से जो नज़र आ रहा है वो तो काफ़ी स्ट्रेंज है, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल नहीं लग रहा कुछ भी। उनकी वालदा और उनके फादर को जब मैंने कोर्ट में देखा था तो दे वर नॉट बिहेविंग लाइक दिस। ये तो जब मेरे शोर मचाने के बाद जज साहब ने जो है उसको मुंह नहीं लगाया, उनकी आंखें गुल गई थी जब जज साहब की, तो फिर इन साहब का जो है ना वो रूप निकल के सामने आया था, वो भी मीडिया पे ही देखा मैंने। कोई बात आप शेयर करना चाहती हूँ मुस्तफ़ा के बारे में विद द पब्लिक? इस वक्त हर कोई इन्वॉल्व है, हर कोई चाहता है कि जस्टिस मिले मुस्तफ़ा को। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? Mustafa had a very good soul. Mustafa was a very good human. Mustafa was a very good person. मतलब बहुत कम ऐसे लड़के होते हैं जो इतना खुश रहते हैं। मुस्तफ़ा लड़ाइयों झगड़ों में नहीं था। आपको मुझे रिसेंटली एक बात पता चली, CPLC के ही एक मेंबर ने मुझे बताई, जब वो मुस्तफ़ा की इंक्वायरी कर रहे थे, ढूंढ रहे थे मुस्तफ़ा को, कि मैकेनिक पे किसी की लड़ाई हुई है 2 ग्रुप्स में। मुस्तफ़ा भी वहीं पे खड़ा था, उन्होंने उन 2 ग्रुप्स की लड़ाई ख़त्म कराई, उनको गाड़ी में बिठाया और ख़ुद बर्गर खिलाने लेकर गया। माय सन हैड अ गुड सोल। इंशाल्लाह देयर विल बी जस्टिस फॉर हिम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने डिटेल सुनी जो मुस्तफ़ा की वालदा कह रही हैं। साकिब आलम साहब जो इस केस को कवर कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच साकिब साहब। इस मामले को आप फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई मामलात क्लियर हो रहे हैं? अभी उनकी वालदा ने भी कहा कि मामलात क्लियर नहीं लग रहे, लेकिन आपको कहाँ तक क्लैरिटी आई है कि ये क्या इशू है? देखें, इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। ये बाकायदा ऐसा लगता है कि एक पूरा रैकेट है जिसके अंदर हाई प्रोफाइल लोग भी मुलविस हैं जो मंशियात से मुंसलिक हैं। इब्तिदाई तौर पे अगर हम इस केस की इन्वेस्टिगेशंस को देखते हैं तो उसमें ये चीज़ सामने आती है कि जिस वक्त मुस्तफ़ा अर्गमान से मिलने गया है और ये सारा जो झगड़ा हुआ है, उस वक्त भी जो है एक चीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। मुस्तफ़ा जो है वो अर्गमान को एक पैकेट देता है जिसके बदले अर्गमान उसको कुछ रकम देता है, जिसके बाद अचानक दोनों के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी होती है और मारपीट शुरू हो जाती है। मुबैना तौर पे ये चीज़ भी लगती है कि मंशियात की इन्वॉल्वमेंट थी या वो ऐसी क्या चीज़ थी, वो चीज़ तो सामने नहीं आई, लेकिन जितनी ब्रूटली ये मर्डर हुआ उसके बाद उसको गाड़ी में डाला गया, गाड़ी में डाल के। ये बात कि मुस्तफ़ा ने एक पैकेट दिया, ये रिपोर्टर के सॉरी ये जो अरमा खान है उसने बताई है या किसी और के थ्रू पता चली है? शहराज ने बताया? देखिए, ये चीज़ शराज ने बताई है क्योंकि शराज जो है वहाँ पर पहले से मौजूद था और शराज और मुस्तफ़ा का रब्ता हो चुका था कि मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम भी अर्गमान के पास आ जाओ। और तब ये सारे मामलात जो हैं इस दौरान हुए हैं और फिर वो जो कहा गया कि एक लड़की पे लड़ाई हुई, वो ऐसा कुछ नहीं है, एक अधमरा शख्स, क्योंकि इस वो वाली बात पे ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक लड़की के ऊपर पहले तशद्दुद किया, उसने बताया मुस्तफ़ा को। देखें, लड़की के ऊपर तो तशद्दुद हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि उसके घर से ब्लड के सैंपल भी मिले हैं और उसको जो निजी हॉस्पिटल लेके जाया गया है वो शराज उसको लेके गया था। इस बात का एतराफ़ भी शराज ने किया है और शराज ने ही उस लड़की को जो है वो तशद्दुद से बचाया जब अर्गमान उसको मार रहा था और वो कैब करके वहाँ पर जाते हैं, ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है कि तशद्दुद का जो है वो ना बताया जाए, एक्सीडेंट बताया जाए या ये बताया जाए कि रास्ते में किसी ने मारने की कोशिश की, छीना झपटी की, इस तरह की स्टोरी एक बना करके। एक बात और बता दीजिए, ये 2024 में मुस्तफ़ा पर मंशियात की FIR दर्ज होने का कहा गया है, जो एक ये भी बात है कि 2024 में मुस्तफ़ा पर मंशियात की FIR दर्ज हुई, इज दैट करेक्ट? आप देखें, 2 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हुए हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। यही वजह है कि पुलिस ने जो है वो इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया कि जब मुस्तफ़ा के अहल खाना थाने पहुंचते हैं और बताते हैं कि लड़का घर नहीं आया तो मुमकिन तौर पे ये बात कही जा सकती है कि पुलिस ने इसी वजह से इस केस को इतना सीरियस नहीं लिया क्योंकि वो माजी में भी गिरफ़्तार हो चुका है, ANF के थ्रू भी गिरफ़्तार हुआ है और उनकी गिरफ़्तारियाँ इतनी जल्दी जो है वो ज़ाहिर नहीं होती, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करके चीज़ें बरामद करके चीज़ों को जो है वो
वाजे करते हैं। लेकिन अरमगान के हवाले से कोई रिकॉर्ड आया है पहले का? और फिर अरमगान जो मेन मुल्जिम है उसके हवाले से कोई रिकॉर्ड है कि ये भी पहले मुलविस रहा हो या शिकायत हुई हो? अब देखें, अरगमान के हवाले से तो इतनी ज़्यादा चीज़ें फ़िलहाल सामने नहीं हैं। या हाँ, अलबत्ता इसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, जैसे जाली शनाख्ती कार्ड हो गया, इसी तरह से लैपटॉप्स, USB, डार्क वेब के मामलात हैं, और इसके साथ साथ जो है वो डिजिटल करेंसी की ख़रीदो फ़रोख्त के जो मामलात हैं, तो उसको जो है देखते हुए ऐसा लगता है कि अब इस केस के अंदर FIA इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व इन दिस केस। और लाजमी तौर पर वो जो लैपटॉप है वो अभी तक डिकोड नहीं हुए हैं, उसके अंदर क्या है ये चीज़ सामने नहीं आई है। उसके पास जो आईफोन्स हैं वो अभी तक जो है वो डिकोड नहीं हो पाए हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, आपने हमें बहुत डिटेल में बताया। अनफॉर्चुनेटली हमारा वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये केस ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दैट। विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मकबूजा मगरबी किनारे में जारी इजरायली जारहियत में एकदम से तेज़ी आ गई है और 2 दहाइयों में पहली बार इजरायली फ़ौज ने इतवार के रोज़ मगरबी किनारे में टैंक तैनात कर दिए हैं। फ़लस्तीनी मीडिया की जानिब से जारी की गई जो वीडियोज़ हैं उसमें इसराइली टैंकों को मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में दाखिल होते हुए साफ देखा जा सकता है। टैंकों की तैनाती शुमाली मगरबी किनारे में फ़ौजी कार्रवाइयों में तोसी की तैयारियों का हिस्सा करार दी जा रही है। ये 2002 के बाद पहला मौका है जब इजरायली फ़ौज ने मगरबी किनारे में टैंक तैनात कर दिए हैं। मगरबी किनारे में टैंक तैनात होने की वजह से गाज़ा पर एक बार फिर हम कह सकते हैं कि जंग के साए मंडलाते नजर आ रहे हैं। हमास ने हफ्ते को जंग बंदी मुआहदे के तहत 6 इजरायली रगबालियों को रहा कर दिया था। हमने इस पर रिपोर्ट भी किया था। इसके बाद इसराइल को भी 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रहा करना था, मगर इजरायली वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई मौखर कर दी है। रहाई मौखर होने पर हमास ने फ़लस्तीनियों की रहाई तक इसराइल के साथ मज़ीद मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है। हमास के अहदेदार बासिम नईम के मुताबिक दुश्मन के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात और उस वक्त तक मुमकिन नहीं होंगे जब तक मुआहदे के तहत तयशुदा 600 फ़लस्तीनी कैदी रहा कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इन कैदियों को हफ्ते के रोज़ 6 इजरायली कैदियों और 4 लाशों के साथ आज़ाद किया जाना था, जो कि नहीं हुआ। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा में ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच जनरल साहब फॉर जॉइनिंग अस। अब ये तो सरीहन खिलाफ वर्जी इसराइल की तरफ से लग रही है माहिदे की, और जो हमास ने इसके जवाब में फैसला किया है, क्या वो दुरुस्त है? देखिए, हमास इस वक्त अगर आप देखिए, हमास तकरीबन आपको तनहा नजर आता है। उनको कोई सपोर्ट या कोई ऐसी गारंटीज हमास की तरफ से तो दी है, लेकिन हमास को किसी ने कोई ऐसी गारंटी नहीं दी कि इजराइल को भी नकेल डाली जा सकेगी। अब जो हालात बने हैं, आप देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक पे भी वो पहुंच गए हैं, और वेस्ट बैंक का तो उनका पहले से प्लान था कि इसको अनेक्स कर लेगा इजराइल। अब ये कैदियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, इनसे और कुछ मांगेंगे अब हमास से, क्योंकि कमजोर और ताकतवर के दरमियान कोई मुआहदा कभी भी कमजोर के हक में नहीं हुआ। हमेशा ताकतवर ही उसका फायदा उठाता है, और इसराइल को ऊपर से ट्रंप साहब मिल गए हैं, टोटल सपोर्ट मिल रही है उनको वहां से। और हमास की अगर आप देखिए तो किसी तरफ से कोई ऐसी बैकिंग नहीं है। इस स्टेज पर लगता था कि ईरान उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन अब ईरान भी थोड़ा अपने आप को डिस्टेंस पे खड़ा करके बैठा हुआ, और दुनिया में कोई अरब मुल्क हमास की तरफदारी करने को तैयार नहीं है, और दुनिया का और कोई मुल्क भी इस वक्त हमास के साथ खड़ा होकर इजराइल को दबाने के तैयार नहीं है, क्योंकि मुकाबले में देखिए एक सुपर पावर खड़ी है और पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड का उनको सपोर्ट हासिल है। बाकी जब इख्तिलाफ हो सकते हैं उनके, लेकिन इजराइल के मसले पर आप देखिएगा कि सब यूरोप अमेरिका के साथ खड़ा होगा। तो इसलिए हमास इज फाइटिंग अ लूजिंग बैटल। अब उनके लिए सिवाय से कभी जान की कुर्बानी देते रहें, इस किस्म के जो मुआहदे हैं वो करते रहें, नुकसान उठाते रहें, इसके लिए हमास के पास और कोई चारा नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। उसी का नतीजा है कि जो फुटेज सामने आई जिसमें इजरायली मुखबिर रहा हो रहे हैं, तो हमास क्या रकीन के माथे पर वो बोसा दे रहे हैं एज अ जेस्चर ऑफ ग्रैटिट्यूड, जिसको इजराइल ने कहा कि ये गलत हरकतें हैं, ये क्या हो रहा है। सो जिसके पास पावर है, जिसकी लाठी है, उसकी भैंस है। अब जब इजराइल ने मगरबी किनारे में टैंक तैनात कर दिए हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगले साल तक मगरबी किनारे के महाजरीन कैंपों में हमारी फौज तैनात रहेगी, तो क्या इरादा नजर आ रहा है आपको उनका? देखिए, मगरबी किनारे को प्रैक्टिकली इजराइल ऑलमोस्ट ओन इट, और उसने ले लेना है मगरबी किनारा, और ऐसा बन जाएगा, इसको मगरबी दुनिया इसको सपोर्ट करेगी, अमेरिका इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका की टोटल सपोर्ट के बगैर इजराइल इतना बड़ा
नहीं उठा सकता क्योंकि ऑलमोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और अब देखिए उधर से जॉर्डन के पास भी इतना दम कम नहीं है कि वो कुछ आगे कर सके। तो ऑल इन ऑल आप देखिए तो बदकिस्मती से जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं जो गज़ा के कैंप में कैद हैं, जो मार खा रहे हैं, जान कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और जो इधर जो वेस्ट बैंक के जो कैंप्स हैं यहाँ पर जो हमारे पनाह गज़ीन फ़लस्तीनी बैठे हुए हैं, इनकी भी शामत आएगी। लेकिन कोई और सपोर्ट करेगा तो ही इनके साथ कोई इंसाफ हो सकेगा। लेकिन यूएन एक तरफ है, मगरबी दुनिया एक तरफ है, कोई चीज़ मुझे एटलीस्ट मे बी आई एम पेसिमिस्टिक, मुझे कोई नजर नहीं आता कि भाई किसी स्टेज पर कोई रिलीफ मिल सकता है इनको, जब तक कि जो इजराइल का और मगरबी दुनिया का मंसूबा है कि इस हमास को ख़त्म करेंगे और गजा को अपनाएंगे, वेस्ट बैंक का साथ हो जाएगा गोलान हाइट्स के साथ। ये उनका एक फेज जो है एक्सपेंशन ऑफ इजराइल का या ग्रेटर इजराइल की जो बात है वो उनका एक फेज यहाँ पे कंप्लीट होगा इस पर। राइट, हमने देखा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में बड़े जारहाना बयानात दिए, ख़ासतौर पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पैलेस्टीनियंस। बाद में पूरी दुनिया से रिएक्शन आया तो वो बयानात रुक गए हैं। क्या उनके ख्यालात भी रुक गए हैं या सिर्फ बयानात अभी वक्ती तौर पे रुके हैं? देखिए मैं बार बार आपको दोहराते हुए मुझे भी शर्म आ रही है क्योंकि ये बयानात एक तरफ रखिए, आप अब एक्शन को देखिए क्या हो रहा है, ये कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए क्या हो रहा है। बयान तो जारी करना इतना आसान काम है, लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, जो ओवरऑल ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन डेवलप हो रही है और जो डेवलप हो सकती है, जो पॉसिबल सिनेरियो आपके सामने नजर आ रहे हैं, उसमें तो अनफॉर्चुनेटली फरिया मेरे पास कोई ऐसी पॉजिटिव चीज नहीं है आपको बात कर सकूं। राइट, जो रशिया और यूक्रेन के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप ने पॉलिसी अपनाई है, इसके नतीजे में आपको यूरोप आइसोलेटेड होता नजर आ रहा है या यूएस आइसोलेटेड होता नजर आ रहा है? यूएस को आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल है। यूरोप की जो चाबी है ना वो अमेरिका के पास है। यूरोप ने जो अपने आप को पहले जो सारी सिक्योरिटी अलायंस की थी नेटो के तहत, जो अमेरिका के हाथ में अपनी नकेल दी हुई है, तो यूरोप के पास तो कोई इतनी, अब देखिए यहाँ तक भी किया कि ट्रंप साहब बाकायदा डायरेक्टली पुतिन से डील कर रहे हैं, यूरोप से बात करना मुनासिब समझा ही नहीं, बाकायदा उनसे बातचीत अलग कर रहे हैं वो यूक्रेन के बारे में। तो यूरोप अलग चिल्ला रहा है अपनी जगह पे बैठ के। तो यूरोप ने तो खुद अपनी अहमियत खो दी है। और यूरोप का इस वक्त अगर आप देखिए तो अमेरिका को आइसोलेट यूरोप नहीं कर सकता। अमेरिका को जरूरत है यूरोप की, लेकिन यूरोप को अमेरिका की उससे ज्यादा कहीं जरूरत है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल के यूरोप की जो बयानात आप देख रहे हैं, नेटो से देख रहे हैं, जर्मनी के जो अभी बयानात आप देख रहे हैं, ये एक रिटोरिक तो है इनके पास, लेकिन कुंजी इनके पास नहीं है कि वो अमेरिका को किसी तरीके से आइसोलेट कर सके, क्योंकि अमेरिका अपने कार्ड्स बड़े अच्छे खेल रहा है। वो ट्रंप साहब आए हैं, वो देखिए डायरेक्टली टॉकिंग टू पुतिन साहब और अपने मामला वहां पर सेटल कर रहे हैं। और यूक्रेन का जहां तक ताल्लुक है, यूक्रेन के बाद तो फैसला तकरीबन आपको हुआ चाहता है। आप देखिएगा कि इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स यूक्रेन का भी मैसेज सेट हो जाएगा। राइट, जनरल गुलाम मुस्तफा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वो कह रहे हैं कि ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस है वो यूनाइटेड स्टेट्स ही की है, और इस वक्त नई एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो उनके कार्ड्स हैं उनके हिसाब से वो बड़े ठीक खेल रहे हैं। डू गिव मी योर फीडबैक। अपने घरवालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।